अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.3 पहले हमने 3.1 को देखा, 3.2 को देखा। वहां पे हमने सिर्फ सेट्स की बात की थी। चैप्टर का नेम था सेट्स एंड फंक्शन। अब देखें फंक्शन, अब 3.3 को स्टार्ट करने से पहले फंक्शन को हमें डिस्कस करना होगा। ठीक है, फंक्शन जब डिस्कस कर लेंगे, फंक्शन की समझ आ जाएगी, इसकी टाइप्स की समझ आ जाएगी, तो हम अगेन एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो देखें हमारे पास पहले पहले फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन को डिस्कस करने से पहले रिलेशन या बाइनरी रिलेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब रिलेशन, ताल्लुक, बाइनरी रिलेशन, बाइनरी का मतलब दो है, दो लोगों के दरमियान ताल्लुक को कह सकते हैं, दो नंबर्स के दरमियान ताल्लुक को कह सकते हैं। ठीक है जी। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है मदर और सन के दरमियान एक रिलेशन है, उसको हमने इसमें लिख दिए, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते होते हैं। इसी तरह से सन और फादर के दरमियान रिलेशन है। इसी तरह से किसी दो नंबर के दरमियान रिलेशन को देखते हैं तो देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 और 4 है। ठीक है, इनके दरमियान जो रिलेशन है तो क्या है, 2 का स्क्वायर लें तो 4 बनता है, ये स्क्वायर का रिलेशन। इसी तरह से और अगर हम इस तरह से कर लें 4 और 2 कर लें तो देखें इस फंक्शन को, इस रिलेशन को देखें कि 4 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 2 आता है, तो स्क्वायर रूट का रिलेशन है। इसी ये हमारे पास रिलेशन की टाइप्स हैं। अच्छा, रिलेशंस के बाद हमें रिलेशंस जो होते हैं असल में ये ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में के सबसेट होते हैं। ठीक है, सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। अब देखिए दो गैर खाली सेट हो, मतलब कि उसमें ये ना हो कि कोई एम्प्टी सेट आ जाए, एम्प्टी सेट की बात नहीं होगी, दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। then Cartesian product of A and B is all of order pair defined as। अब तो उसमें सारे ऑर्डर पेयर बनाएंगे। डिफाइन कैसे किया हुआ, A क्रॉस B, दो नॉन एम्प्टी सेट कौन से लिए थे, A और B। A क्रॉस B इज इक्वल टू एक्स वाई, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा हुआ सच दैट x जो है, जो पहला एलिमेंट है सेट, पहले सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है जी, ये हम चले बता देते हैं, पहला सेट पहले एलिमेंट को बिलोंग करेगा। ठीक है जी। इसी तरह से दूसरा सेट में से दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है जी, वही हमने लिखा x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग टू b। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर एग्जांपल लें तो देखें हमारे पास दो सेट हैं, a है एक, हमारे इसका नाम, इसको 1 और 2 लिख देते हैं, छोटा सेट ले लेते हैं। दूसरा है b है, तो b को हम ले लेते हैं a और b ले लेते हैं। ठीक है जी। अब इसके दरमियान जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b, वो a क्रॉस b कैसे होगा, अगर b क्रॉस a लिखेंगे तो पहले b को लिखेंगे, b के एलिमेंट लिखेंगे। देखें 1 और a। ठीक है जी। इसी तरह से 1 और b, सॉरी 2 और b। ठीक है जी। इसी तरह से फिर क्या लिखेंगे, 1 और b। ठीक है, लिखा हुआ। ठीक है। इसी तरह से 2a और इसी तरह से 2b। ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास, ये आपके पास। अब अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ए और बी का, जो हमने सेट दो लिखे थे, दो सेट लिखे थे ए और बी, ठीक है, दो दो एलिमेंट ले लिए, तीन तीन ले लिए, चार चार ले लिए, तो ये हम ले सकते हैं। ठीक है। अब देखें 1 का ए के साथ रिलेशन, 1 का बी के साथ, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, वो ये हमने रिलेशन बना लिया। ठीक है जी, जो हमने पहले रिलेशन, बाइनरी रिलेशन की बात की थी। तो ठीक है जी। अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं, देखें बी क्रॉस ए करते हैं तो ये बात याद रखें, ये हमेशा जो हमारे पास ये दूसरा एलिमेंट है पहले नंबर पे है a1, और फिर आ जाएगा b1। ठीक है जी। फिर आ जाएगा a2, फिर आ जाएगा b2। ठीक है जी। तो ये मतलब कि इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमने रिलेशन को देखा। तो ये जो पहले एलिमेंट होते हैं इस रिलेशन के अंदर, इस रिलेशन के अंदर जो पहले एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो डोमेन होती है। जो दूसरे एलिमेंट होते हैं इस रिलेशन में, ये जो पहले एलिमेंट है, देखें ये पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, ये रेंज के एलिमेंट। लेकिन बात याद रखें, रेंज के एलिमेंट में या डोमेन के एलिमेंट में, तो ये आपके पास डोमेन के एलिमेंट है। ठीक है जी। अब डोमेन के एलिमेंट में एलिमेंट रिपीट ना हो, मतलब ये जो सेट है इसमें ए क्रॉस बी में, ये सेट क्या है, डोमेन है। ठीक है जी। इसके जो तमाम एलिमेंट है डोमेन, इसके जो एलिमेंट है ये क्या है, रेंज है। ठीक है जी, रेंज। ये बात आपने माइंड में रखनी है,
डोमेन और रेंज। पहले ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन का होता है, जो दूसरा एलिमेंट होता है वो रेंज का होता है। लेकिन ये बात याद रखें कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। जैसे यहाँ पे 1 1 दो दफा है, हमने एक दफा लिखा हुआ है, एक दफा ही लिखना है। 2 2 दो दफा है, एक दफा ही लिखना है। ठीक है जी, ये तो हमने इसके बाइनरी रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की है। तो बाइनरी रिलेशन इसका मतलब ये है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं, सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका बाइनरी रिलेशन, ठीक कह सकते हैं हम लोग। तो देखिए फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या होता है? वो कहते हैं फंक्शन इज अ रूल और मैपिंग और रिलेशन। ठीक है, मतलब किसके दरमियान रिलेशन है? बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट के दरमियान रिलेशन होता है। ठीक है जी, फंक्शन जो है वो ए एंड बी, हमने सपोज कर लिया कि दो एलिमेंट जो है वो ए और बी है, such that each and every element of set A has unique image in set B। मतलब कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, देखें इसको, चले थोड़ा सा रेज करते हैं। हमारे पास ये हमने कोई दो सेट ले लिए, ये 1 2 और 3 आ गया, ये A B और C आ गया। ठीक है, तो चलें इसको मज़ीद थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ये समझने के लिए इसको भी। ठीक है, तो मज़ीद इसको समझेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल इसका रिलेशन, ये मैपिंग कर रहा है इसके साथ, ये मैपिंग कर रहा है इसके साथ, ये मैपिंग कर रहा है इसके साथ। यहाँ पे कोई एक एलिमेंट बचा हुआ है, चले 4 कर देते हैं, यहाँ पर डी कर देते हैं। ठीक है, अब देखें बात को समझें। वो कहता है कि सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन बी। अब देखें इमेज और प्री इमेज की बात आपको पता होनी चाहिए। ये हमारे पास जो होती है, ये डोमेन होती है, ये सेट क्या होता है? रेंज का सेट होता है। ठीक है, अब इसे को डोमेन कहते हैं। ठीक है, को डोमेन कहते हैं। ठीक है, रेंज की चलो बाद में बात होगी, अभी इसको को डोमेन कहें। ये डोमेन है, ये को डोमेन है। ठीक है, तो देखें ये इमेज है, ये इमेजेस का सेट। ये देखें, ये जो जिस पे मैपिंग करेगा, जिस पे एलिमेंट, एक एलिमेंट जिस पे ए और बी नाम दियो ना, ए के एलिमेंट जिस पे मैपिंग करेंगे वो क्या होंगे? वो हमारे पास इमेजेस होंगे। ये देखें इमेजेस, ये इसका इमेज है, मतलब ये इसका इमेज, ये इसका इमेज, ये इसका इमेज। ठीक है, ये ए बी सी हमारे पास क्या है? इमेजेस है। ठीक है, तो इसे हम प्री इमेजेस कहते हैं। ठीक है, इसका नाम आपके पास डोमेन है, ये हमारे पास क्या है? को डोमेन। ठीक है, तो देखें ये डोमेन है, ये को डोमेन है। इसका दूसरा नाम प्री इमेजेस, इसका नाम क्या है? इमेजेस। लेकिन इमेजेस जो होंगे वो वही एलिमेंट होंगे जिन पे मैपिंग हो रही होगी। ठीक है, तो देखिए उसने कहा था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। तो हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। देखें इसका यूनिक इमेज, इसका यूनिक इमेज, लेकिन इसका नहीं है। इसका अगर कर दें इसके साथ तो फंक्शन बनता है। तो इसका इसके साथ हमने हर एलिमेंट का यूनिक इमेज, चलो यहाँ पे भी हो रहा है, हर एलिमेंट का यूनिक इमेज हो गया, इसका इसके साथ भी हो गया। ठीक है जी, तो देखें कहते हैं डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। इस डोमेन ऑफ एफ, ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो देखें उसके बाद डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, मतलब डोमेन जो है, जो फंक्शन ए सेट ए के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट फ्री ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम स्किप कर दें, ये देखें यहाँ पे फ्री ठहरा, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज है पड़ा, देखें यूनिक इमेज है पड़ा। ठीक है, अब दूसरा है कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए है। ठीक है, अब दूसरे कहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विद ओनली वन एलिमेंट। ये बात फॉर एग्जांपल 4 है, अब देखें 4 के साथ किसी का कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखें each every element of set A associated with element of one element, मतलब हर एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाए, कि ऐसे आ जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम रेज कर देते हैं। ठीक है जी, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब इसका भी एक यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, इसका किसी और के साथ, ये फॉर एग्जांपल अगर इसके साथ बना है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है,
मतलब कि एक एलिमेंट का दो के साथ आगे एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं होने चाहिए, मींस ये देखें इसके साथ इसके दो, इन दो एलिमेंट के एक इमेज होना हो सकता है, दो एलिमेंट के एक इमेज हो सकता है, एक एलिमेंट के दो इमेज ना हो, ठीक है। तो देखें इसको लिखते हैं कैसे मैथमेटिकली, एफ सच दैट एफ दो डॉट लगाना है ए टू बी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं। फंक्शन की जो टाइप्स हैं, चार टाइप्स हैं। n2 फंक्शन है, on1 1 फंक्शन है, उसके बाद on2 फंक्शन है, उसके बाद 1 2 1 1 एंड on2 फंक्शन है, ठीक है। पहले n2 फंक्शन देखते हैं, ठीक है। n2 फंक्शन क्या होता है? अब हमने रेंज और डोमेन, अच्छा असल में चले समझा नहीं था हमने डोमेन और रेंज की बात को। देखिए ये जो सेट बी है, ये जो सेट बी है ये क्या है, और ये जो ए बी सी है ये क्या है? ये जो ए और ए बी सी है ये हमारे पास डोमेन है, सॉरी कोड डोमेन है, ठीक है। ए बी पूरा सेट बी जो है ये हमारे पास कोड डोमेन है। सेट बी जो है ये पूरा सेट बी जो है ये क्या है? कोड डोमेन है, ठीक है। अब रेंज क्या है? रेंज ए बी सी है, ये रेंज है, ये रेंज के एलिमेंट है, ठीक है। ये रेंज है और ये पूरा सेट क्या है? कोड डोमेन है, ठीक है जी। अक्सर बच्चे कोड डोमेन और रेंज को मिक्स कर जाते हैं। देखें ये जो जिस पे मैपिंग होगी वो रेंज के फंक्शन एलिमेंट होंगे, जो पूरा सेट होगा वो कोड डोमेन होगा, ठीक है। तो देखें अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखें पहले तो देखना है फंक्शन है या नहीं है। देखें हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है, बिल्कुल है, ठीक है। देखिए इसका एक इमेज है, इसका एक इमेज है, इसका एक इमेज है, ठीक है। किसी का दो इमेजेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो उसने कहा डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। देखिए डोमेन ऑफ एफ हमारे पास अगर इसे ए का नाम दे दें, इसे बी का नाम दे दें, फंक्शन एफ जो है ए टू बी है, तो देखें एफ डोमेन ऑफ एफ जो ए है वो ए के बराबर है, मतलब पूरा एलिमेंट तमाम एलिमेंट यूज हो रहे हैं, सेट ए के तमाम एलिमेंट, कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, तो ये बात पूरी हो गई। यूनिक इमेज भी हो गए, ठीक है जी। तो देखें अब हमने देखना क्या है, n2 फंक्शन उस वक्त होगा, n2 फंक्शन उस वक्त होगा जब डोमेन जो है, जो को डोमेन है, रेंज जो है, रेंज नॉट इक्वल टू को डोमेन, ठीक है। रेंज और को डोमेन इक्वल नहीं होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? n2 फंक्शन कहेंगे, ठीक है। मतलब कि रेंज और को डोमेन, देखें ये जो एलिमेंट है 3 4 और 6, 2 4 और 6, ये रेंज के एलिमेंट है, ठीक है जी। अगर इसकी रेंज देखना चाहें, रेंज क्या है? रेंज आपके पास 2 4 और 6 है, ठीक है जी। को डोमेन की बात करें तो ये क्या है? 2 4 6 और 8। देखिए ये दोनों बराबर नहीं होंगी तो उस वक्त हम क्या कहेंगे? ये फंक्शन क्या है? n2 फंक्शन है, ठीक है जी। तो दूसरा नेक्स्ट आपके पास, या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो ये को डोमेन है, को डोमेन इसका रेंज का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वन वन फंक्शन क्या होता है, या इंजेक्टिव, इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव है, मतलब हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, ये तो फंक्शन में आ गया। लेकिन मतलब हर एलिमेंट एक एक साथ मैपिंग करे, मतलब कि कोई दो एलिमेंट ना आ जाए उसमें, ठीक है, दो दूसरे एलिमेंट के साथ कोई मैपिंग ना हो, ठीक है। तो उससे हम क्या देखें, इसका एक यूनिक इमेज है, इसका एक यूनिक है, इसका, ये तो नाम से ज़ाहिर है वन वन, मतलब हर के एक सेपरेट एक अलग एक इमेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल x1 नॉट इक्वल टू x2, दूसरा आप क्या, इसको फंक्शन f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है जी। तो देखें ये हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है, तो इसे हम क्या कहते हैं? आप वन वन फंक्शन कहते हैं। कोई एलिमेंट मतलब मिस ना हो हर एलिमेंट का, तो हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन क्या होता है? देखिए ऑन टू फंक्शन की जिसमें देखते हैं एग्जांपल में, c का इसके साथ रिलेशन है, c2 का इसके साथ रिलेशन है, c3 का इसके साथ रिलेशन है। देखिए इसका यूनिक इमेज, इसका भी यूनिक इमेज है, इसका भी यूनिक इमेज m1 है, इसका यूनिक, इसका इमेज क्या है? c3 का m2 m1, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पे क्या बात होनी चाहिए कि फंक्शन जो है f ऑफ डोमेन, रेंज और
रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अब इसे दूसरा, अगर इसे आप ए का नाम दे दें, इसे बी का नाम दे दें, तो रेंज जो है वो किससे जो है सेट बी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इसको भी ऐसे ही कह सकते हैं, रेंज नॉट इक्वल टू सेट बी। ठीक है, रेंज नॉट इक्वल टू सेट बी। ये नॉट इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है। जब इक्वल हो, जब नॉट इक्वल होगी तो इनटू होगा, जब इक्वल होगी क्या होगा, तो फिर उसका क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, रेंज और कोडोमेन इक्वल होंगे, रेंज और सेट बी इक्वल होंगे, मतलब ये एक ही चीज है ना, ये दोनों आपस में एक ही चीज है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, रेंज के बराबर होंगे, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा नाम, इसका नाम इंजेक्टिव था। अब वन वन या ऑन टू, एक ही टाइम में वन वन भी हो सकता है फंक्शन, ऑन टू भी हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ठीक है, a function is said to be on bijective if it is one one and on two। ठीक है, तो उस वक्त हम इसे क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए वन वन की क्या डेफिनेशन थी, हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो देखें इसका एक ये इमेज है, इसका ये इमेज है, इसका ये इमेज है, ये वाली कंडीशन तो नहीं है ना। देखें हर इमेज का, हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है। और ऑन टू क्या है, देखिए ऑन टू क्या था, ठीक है, रेंज जो है सेट बी के इक्वल होगी। देखिए रेंज जो है, इसमें कोई एलिमेंट फ्री तो नहीं ठहरा ना, रेंज भी यही है और कोडोमेन भी यही है। ठीक है, सेट बी भी यही है। ठीक है, तीनों चीजें एक ही होगी, मतलब सेट बी भी वही है, सेट कोडोमेन भी वही है और रेंज भी वही है। ठीक है, तो तब हम जब रेंज किसके बराबर हो जाए, कोडोमेन के, या फिर किसके बराबर हो जाए, सेट बी के बराबर हो जाए। दूसरा सेट, जिसे हमने बी का नाम दिया तो इसे सी का नाम दिया, तो सेट सी की बात करेंगे। तो जब रेंज किसके बराबर होगी, कोडोमेन के या सेट बी के, और दूसरी बात हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होगा। ठीक है, मतलब हर एलिमेंट का एक इमेज होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वन वन भी कहेंगे, ऑन टू भी कहेंगे, डायरेक्ट उसका नाम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में मजीद आपको डिटेल से समझाएंगे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, इस एक्सरसाइज 3.3 में। वो कहता है फॉर a इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट दिया हुआ है, वो कहता है फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। अब जब भी रिलेशन हमने फाइंड करना है तो वो तो हमें पता है दो फंक्शंस का होता है। अब उसने कहा सिर्फ ए का ही रिलेशन फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये हम ए क्रॉस ए करेंगे। ठीक है जी, इसको कहते हैं स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ रिलेशन। वो कहता है कि हर रिलेशन का हमने क्या बताना है जी, डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। ठीक है, अब देखें वही बात, उसने एक फंक्शन दे दिया एक्स वाई, उसने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। वो कहता है सच दैट y इज इक्वल टू x, मतलब कि वो आपने आपने ऑर्डर पेयर वो बताने हैं, तो वो कौन से होने चाहिए, जो मतलब कि x इज इक्वल टू y, मतलब जो दो सेम एलिमेंट्स होने चाहिए जिस ऑर्डर पेयर में, वो हमने बताने हैं असल में। तो देखें एक a इक्वल टू हमने दो दफा लिख दिया, क्योंकि हमने a क्रॉस a कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, तो देखें हमने करना क्या होता है, ऑर्डर पेयर में लिखना होता है 1 को 1 से मिलाना है, फिर 1 को 2 से मिलाना है, फिर 1 को 3 से मिलाना है, फिर 1 को 4 से मिलाना है। इसी तरह से फिर 2 को 1 से मिलाना है, 2 को 2 से मिलाना है, 2 को 3 से मिलाना है, 2 को 4 से मिलाना है। देखिए यहाँ पे वही सारे ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं। ठीक है जी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर 4 को लेंगे 1 के साथ, 4 को लेंगे 2 के साथ, 4 को लेंगे 3 के साथ, 4 को लेंगे 4 के साथ। ठीक है जी, ये वही सारे के सारे वही लिखे हुए हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि वो हमें फंक्शन जो दिया है उसने, इसको हमने बताना है कि मतलब x और y क्या हो, इक्वल हो। देखें x और y मतलब दोनों एलिमेंट x और y के एलिमेंट बराबर होने चाहिए। देखिए एक तो 1 1 आ गया, देखें दोनों बराबर हैं। अब दूसरा क्या है यहाँ पे 2 2, देखें ये भी आ गया। ठीक है, चलो टिक कर देते हैं ये समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, ये 2 2 आ गया। अब देखते हैं और कोई है, ये 3 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और कोई है 4 4 आ गया। ये हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 मतलब x इज इक्वल टू वाई यहाँ पे ऑर्डर पेयर फॉर्म में
ये दोनों एलिमेंट बराबर हों, उस मतलब ये था। अब उसने उसने कहा कि रेंज और डोमेन फाइंड करें, डोमेन एंड रेंज फाइंड करें। अब देखिए हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं कि जो डोमेन होती है वो फंक्शन के पहले एलिमेंट होते हैं। ऑर्डर पेयर में अगर देखा जाए तो वो उसके पहले एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, डोमेन्स होंगे, और जो दूसरे एलिमेंट है वो क्या होंगे, रेंज होंगे। ठीक है जी। अब देखिए डोमेन डोमेन अगर लिखना चाहें, डोमेन लिखना चाहें, डोमेन ऑफ R1, ठीक है जी, डोमेन ऑफ R1। देखें इसमें डोमेन अगर देखना चाहें, वन रिपीट एलिमेंट रिपीट नहीं करना, सेट में एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होता। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 आ गया। ठीक है जी। अब रेंज निकालना चाहें, रेंज हमारे पास क्या होगी, ऑफ R1 इज इक्वल टू, देखें 1 2 दूसरे एलिमेंट लिखने हैं, रेंज में हमने दूसरे एलिमेंट लिखने हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ठीक है जी। तो ये हमारी डोमेन भी आ गई और रेंज भी आ गई। ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट में उसने x सच दैट y, x y ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखा हुआ है सच दैट y प्लस x इज इक्वल टू 5। मतलब कि ऐसे हमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को दोबारा नहीं बनाते, हमें हमारे पास एक दफा बने हुए हैं तो अगेन बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखें x प्लस y मतलब x y और x को जमा करें तो हमारे पास आंसर 5 आना चाहिए। वो मतलब पेयर्स निकालने हैं, वो मतलब रिलेशन में हमने वो पेयर्स निकालने हैं जो क्या हो, x और y को जमा करें तो आंसर 5 आना चाहिए। देखें हमने ये निकाल दिए, इसी में से ही सारे निकाले हैं। तो देखें 1 और 4 को जमा करें क्या बनता है 5। इसी तरह से 2 और 3 को जमा करें क्या बनता है 5। इसी तरह से 3 और 2 को जमा करें तो 5, 4 और 1 को जमा करें अगेन 5। मतलब कि ऐसे एलिमेंट जिनका x और y को जमा करें तो 5 आना चाहिए। अब इसकी रेंज और डोमेन बतानी है, लिखने का तरीका ये है। ठीक है, लिख नहीं रहे आपने खुद ही लिखना है। कैसे लिखेंगे, अब इसी की रेंज बतानी है, इसी की डोमेन बतानी है। ठीक है, रेंज ऑफ R2 क्या होगा, पहले एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है जी। इसी तरह से रेंज क्या होगी, दूसरे एलिमेंट। अब देखें तरतीब से चले लिख देते हैं 1 2, ये दूसरे एलिमेंट लिखना है 1 2 3 और 4। ठीक है जी, वही अगेन वही आ जाएगा मतलब कि। ठीक है जी। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, वो कहता है x y सच दैट x प्लस वाई लेस देन 5। मतलब कि x और y को ऐसे ऑर्डर पेयर्स जिनमें x और y को जमा करें तो उनका आंसर 5 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो 5 से कम वाले देखें, ये 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, ये सारे 5 से कम आएंगे। इसका इनको जमा करें 4 आएगा, इसको जमा करें 3 आएगा, इसको जमा करें 4 आएगा, इसको जमा करें 4 आएगा, इसको जमा करें 2 आएगा, इसको जमा करें 3 आएगा। मतलब कि सबका आंसर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो अब डोमेन और रेंज इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, डोमेन ये सारे हमने जो सेट लिए हैं, ये जो सारे हमने ऑर्डर पेयर लिए, ये इसी में से एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही लिए हैं। ठीक है, तो डोमेन और रेंज, पहले एलिमेंट डोमेन के होते हैं, दूसरे ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट डोमेन का होता है, दूसरा एलिमेंट रेंज का होता है। ये हमने पहले भी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो देखें पहला एलिमेंट 1, अब देखिए 1 3 टाइम में आ रहा है, इसको रिपीट नहीं करना। जब देखें डोमेन लिखेंगे, इसकी डोमेन चलो यहाँ पे लिख रहे हैं डोमेन, चलो सिंपल डी लिख देते हैं। ठीक है, जगह कम है तो देखें 1 आ गया, एक दफा लिख देंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये वाला 2 आ गया, उसके बाद ये 2 रिपीट नहीं करना, ये 3 आ गया। ठीक है जी। अगर रेंज निकालनी हो, अब रेंज कैसे, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, बस 1 2 1 2 और 3, मतलब कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। बस ये देखें सेट में, ये सेट की एक प्रॉपर्टी है जिसमें सेट होता ही नहीं है जिसमें एलिमेंट रिपीट हो। तो रेंज जो बनाई है हमने वो हमारे पास एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है x प्लस 5 ग्रेटर देन x प्लस y प्लस x ग्रेटर देन 5 आना चाहिए। मतलब कि x और y दोनों को जमा करें तो वो क्या आना चाहिए, इसे 5 से ग्रेटर उनका आंसर आना चाहिए। देखिए सारे ऑर्डर पेयर देखेंगे जिनका जिन पेयर्स का ऑर्डर, जिन पेयर्स को जमा करें, x और y को जमा करें तो 5 से ग्रेटर जवाब आना चाहिए। तो फिर उनको हम लिखेंगे 2 और 4 6 आ गया, 3 और 3 6 आ गया, 3 और 4 हमारे पास 7 आ गया, 4 और 2 6 आ गया, इसी तरह 7 आ गया, इसी तरह 8 आ गया। मतलब 5 से आंसर ज्यादा आ रहा है। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन के एलिमेंट 2 3, ठीक है, एक टिक चले, डोमेन के लिए एक टिक लगा देते हैं,
3 आ गया, 4, बस ठीक है, 3 और 4 डोमेन के जो एलिमेंट है 2 और 2 3 4 है, ठीक है जी। अब रेंज के एलिमेंट देखें, ये हमारे 4 भी आ गया, ठीक है, ये 3 भी आ गया, 4 अगेन आ रहा है, इसको लिखेंगे 2 आ गया, बस 2 3 4 आए, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट ए टाइप फंक्शन। वो कहता है इन डायग्राम को बताना है कि ये कौन से फंक्शन है, ठीक है जी। ये डायग्राम बनी है, वो देखें आपके पास, हमने पहले भी डिस्कस किया है फंक्शन में ही, फंक्शन के टाइप्स में ही डिस्कस किया है कि हर जो ये, अच्छा पहली बात तो ये है, ये हमारे पास सेट ए का नाम इसे दे दें, इस दो सेटों के दरमियान होता है जो फंक्शन होता है, देखें ए और बी, इसको हम लिखते हैं ऐसे एफ सच दैट फंक्शन एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी। अब देखें, अब हमने कहा था कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, ये फंक्शन में हमने पढ़ा था। तो देखें इसमें कोई यूनिक इमेज नहीं है, इनका इसका है, इसमें है, इसका नहीं है। देखें ये हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है जी। तो देखें इसमें तो दो बन रहे हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, ठीक है जी, नॉट ए फंक्शन, ठीक है जी। तो ये फंक्शन नहीं है, बात की समझ आ गई, मतलब कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना लाजमी है। नेक्स्ट देखें, ए बी सी इनका यूनिक इमेज भी है, देखें फंक्शन तो है। अब कौन सा फंक्शन है, ये हमने टाइप में डिस्कस किया था। एक तो ये वन फंक्शन है, ठीक है जी, मतलब हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है, ठीक है, वन फंक्शन हो गया। एक तो हो गया वन फंक्शन हो गया, ठीक है जी। दूसरा देखें, दूसरा अगर डोमेन जो रेंज है, रेंज जो है सेट बी के इक्वल, अब देखें अगेन इसे अब सेट ए का नाम दे दें, इसे सेट बी का नाम दे दें। जब रेंज, ये जो रेंज हम पहले भी रेंज के बारे में डिस्कस करके, रेंज जो है, रेंज जो किसके बराबर हो जाए, रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो किसके बराबर हो जाए, सेट बी के बराबर हो जाए, तो ये क्या होता है, ऑन टू बी होता है, ठीक है। वन भी है, ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि इसका जो रेंज है वो सेट बी के बराबर है, तो ये अगेन ये क्या हो गया, वन तो है, दूसरा क्या हो गया, ऑन टू, ठीक है जी। जब देखिए हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि जब फंक्शन वन होगा और ऑन टू होगा, जब भी फंक्शन वन होगा और ऑन टू होगा, वो हमेशा बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास जो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है जी, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखें आपके पास एज इट इज वही क्वेश्चन दिया हुआ है, हर जो एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज है, ठीक है। तो जब यूनिक इमेज है तो ये क्या हो गया, 1 to 1 हो गया, ठीक है। तो जब 1 to 1 हो गया तो फिर अब उसने क्या कहा, जब रेंज ऑफ एफ जो है, रेंज जो है उसके किसके बराबर हो गई, रेंज ऑफ एफ फंक्शन बी के बराबर हो गई, ठीक है, सेट बी के बराबर हो गया। रेंज ऑफ एफ जब बी के बराबर तो क्या हो गया, अगेन वही ऑन टू बी हो गया, वन भी है, ऑन टू भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट इसे कह देते हैं कि ये बाइजेक्टिव है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, तो इसमें जब भी हमने देखा था, जब फंक्शन में डोमेन जो रेंज है, रेंज सेट बी के बराबर ना हो, रेंज जब सेट बी के बराबर ना हो, मतलब कि रेंज ऑफ एफ जो है नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू बी होगा तो वो क्या होगा, n2 फंक्शन होगा। ये हमने फंक्शन की टाइप्स में डिस्कस किया था कि ये क्या है, n2 फंक्शन है, ठीक है जी। चलिए ये n2 फंक्शन होगी। मजीद इसे अगेन अगर से देखना चाहें, अगर आपके पास बुक में ये आंसर होगा तो ठीक है, नहीं तो इसे देखना है आपने कि देखें हमेशा जो फंक्शन होता है वो एरो से डिनोट होता है, मतलब एरो हेड लगाया जाता है उसमें। देखिए इसमें भी एरो हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। ये जो आपके फॉर्म बनी हुई है, ये फॉर्म बनी है, ये वाली, ठीक है, ये जो कैप बनी हुई है, ये इसमें नहीं है, तो इसे हम दूसरा इसका ऑप्शन, मतलब अगर आंसर में आपके पास मिल जाता है कि n2 है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलता तो दूसरा आंसर इसका क्या है कि नॉट ए फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें एरो हेड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर, एक आंसर तो ये है, दूसरा आंसर क्या है, नॉट फंक्शन, ठीक है, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान, ये तो बच्चों वाले खेल है, ये बिल्कुल फंक्शंस दिए हुए हैं, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ये इस तरह के क्वेश्चन है। वो कहता है कि एफ जी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है एंड एच ऑफ एक्स ये दिया हुआ है। वो कहता है कि देन फाइंड, उसने कोई फंक्शन दिया होगा, वैल्यूज दी होगी, वो पुट करनी है। असल में ये होता है कि जी ऑफ एक्स या एच ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स की जगह पे जो भी वैल्यू आएगी तो यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। अब उसने एक क्वेश्चन दे दिया जी ऑफ जीरो, देखें मतलब x की जगह क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। तो देखें यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, ठीक है, और x की जगह पे जीरो पुट कर दिया, 3 इंटू जीरो जीरो हो गया, तो ये हमारे पास 2 आंसर आ गया। अगेन नेक्स्ट देखें जी ऑफ -3 क्या है, जी ऑफ -3, तो मतलब कि x की जगह क्या पुट करना है, -3, यहाँ पे -3 पुट करेंगे, यहाँ पे -3 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या बना, माइनस का 9 बना और प्लस का 2, तो माइनस का 7 आंसर आ गया। अगेन नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें, 2/3, जी ऑफ 2/3, मतलब x की जगह क्या पुट करना है, 2/3, तो देखें 2/3 पुट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये सिंपल बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। एच ऑफ 1 दिया हुआ है, एच ऑफ 1 में क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 1, और अब बस आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन असाइन कर दें तो आप उनको हल करें, उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में आपने जरूर इनके आंसर करने हैं। अगर एच ऑफ एच इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर अगर आ जाता है कि 4 आ जाता है, देखें h ऑफ -4 आ जाता है, तो आपने -4 इस x स्क्वायर की जगह क्या पुट, इस x की जगह 4 -4 पुट करना है, इसकी जगह भी -4 पुट करना है, तो आंसर निकाल के हमें बताना है कमेंट सेक्शन में। इसी तरह से अगेन एक आ जाता है कि h ऑफ -1/2, इसको भी आपने सिंपलीफाई करना है, इसी में ही पुट करना है, 1/2, इसी तरह से इसकी जगह 1/2 पुट करना है, एलसीएम लेना है, तो आपके पास आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है जरूर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों। देखें गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1, ठीक है, तो a और b आर कांस्टेंट, मतलब अब हमें पता है कि a और b जो है मतलब स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स, वो तो वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे एज ए कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है जी। वो कहता है कि इफ f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, कहता है कि अगर फंक्शन में x की जगह पे 3 पुट करें तो आंसर उसका 8 होगा, मतलब उसका 8 के इक्वल होगा, ठीक है। वो कहता है कि एंड f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14, ये मिडिल क्लासेस के क्वेश्चन है, तो फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड, मतलब कि एक टाइम में फंक्शन में x की जगह पे 3 पुट करेंगे, एक में हम x की जगह पे 6 पुट करेंगे, तो उसको इक्वल रखेंगे 8 के, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x, ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो था लिखा है, उसके बाद f ऑफ 3 लिखा है, ये f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। देखें x की जगह पे हमने पहले भी कहा था कि g ऑफ f x होता है, मतलब इसमें x की वैल्यू पुट करनी होती है, x की जगह पे जहाँ पे x आएगा फंक्शन में वहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए f ऑफ 3 मतलब x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, इसी फंक्शन में x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो देखें इससे यहाँ पे 3 आ गया, तो ये और तो कोई x नहीं है ना, बाकी एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब f ऑफ 3 की जगह हमने क्या लिखना था, 8, तो बराबर 8 लिख दिया, ये ऐसा में लिखना दूसरा उस साइड भी चाहिए, इस साइड पे लिख दिया, कोई इशू नहीं है। देखिए इसे सिंपलीफाई किया, 3 3 9 हो गया और 3a हो गया प्लस b, 1 को इस साइड पे लेके आएंगे तो 7 बन जाएगा, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हमने पुट करना है f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14, मतलब कि x की जगह पे फंक्शन में, गिवन फंक्शन में x की जगह पे जहां जहां x होगा वहां पे क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, ठीक है। जब 6 पुट करेंगे इसे हम फिर क्या करेंगे, इसे हम फिर अगेन इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, जब f ऑफ -6 आएगा, f ऑफ 6 आएगा, f ऑफ 6 की जगह 14 पुट करेंगे, ठीक है। असल में ऐसे होता है, चलिए इधर नहीं लिखा हो तो f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1, तो f ऑफ 6 इज इक्वल टू a इंटू 6 प्लस b प्लस 1, ठीक है जी, ये a है। तो देखें f ऑफ 6 किसके बराबर था, 14 के, तो डायरेक्ट हमने 14 लिख दिया है, ये एक दो स्टेप मिस किए होंगे तो बता दिया आपको, ठीक है। तो वही x की जगह 6 पुट किया और f ऑफ 6 की जगह क्या पुट किया है, 14 पुट किया, ये हमने समझाने के लिए किया इसको। तो देखें 1 को इधर लेके आए, 13 बन गया, 6a प्लस b इज इक्वल टू 13।
अब करना क्या है, अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इसमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मिडिल क्लासेस में आप बड़ी डिटेल के साथ पढ़ के आए हैं। इसमें क्या करना है आपने, इसमें करना ये है कि आपने इन दोनों के, देखिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है, ग्राफिकल मेथड है, ये 8 क्लास में भी है, ठीक है, और इसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। तो देखिए हम इसको इस मेथड से हल करते हैं कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट, जैसे एलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखें बी है, ये जो हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसमें देखें बी और बी इनके कंपेयरिंग कोफिशिएंट की मेथड से कर रहे हैं। बी और बी दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो इसे सब्ट्रैक्ट, और देखें इसकी जो साइन है, साइन जब सेम होंगे, जिसके कोफिशिएंट को बराबर करेंगे या बराबर हो चुका है या बराबर मिला है हमें गिवन इक्वेशन में से ही डायरेक्ट मिल गया है, तो उसके हम देखेंगे उसकी अलामतों को देखेंगे। अगर उनकी अलामतें एक जैसी होंगी तो उसे माइनस करेंगे, ठीक है। अगर अलामतें डिफरेंट होंगी तो प्लस करेंगे। अगर अलामतें एक जैसी होंगी, किसकी, जिसके कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं या इक्वल हैं। देखिए इक्वल कोफिशिएंट बी को देख रहे हैं, बी को देखेंगे तो देखें दोनों के साइन जो है सेम है, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट 1 और 2, ठीक है। तो 1 - 2 कर दी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 लिख दी, इक्वेशन 2 लिख दी। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको माइनस साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके साइन चेंज कर दी, इसका साइन चेंज कर दी, इसका साइन चेंज कर दी। तो देखिए यहाँ पे इसे क्या किया है, ये हमारे बी माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल हो गया। उसके बाद इसे प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 3a बनेगा, मतलब कि 3a में से 6a माइनस करेंगे तो माइनस का 6 है ना, तो माइनस का 3a बनेगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये माइनस का 6 बनेगा, ठीक है। तो 3 को जब माइनस के 3 को डिवाइड करें तो a = 2 बन जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। ये दो वैल्यू निकालनी है, a और b की। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू, अब b की वैल्यू किसी सॉरी a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, ठीक है। तो पुट a = 2 है 1, तो हमने इक्वेशन 1 को यूज किया, 1 में पुट किया, जहां पे a होगा वहां पे क्या पुट करेंगे, वहां पे हम 2 पुट करेंगे। देखें इस जगह पे हमने वो इक्वेशन 1 लिखी, उसमें a की जगह 2 पुट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, 6 = b आया, यहाँ पे b है, ये 6 नहीं है, ये b है। 6 b को, इस 6 को दूसरी साइड पे लेके आए तो यहाँ पे प्लस का 1 बनेगा, b = 1। ये हमारे पास सॉल्यूशन इसका फाइंड कर लिया। a और b की वैल्यूज कौन सी हैं, 2 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल एज इट इज है, सिर्फ फंक्शन उसने चेंज कर दिया, वैल्यूज चेंज कर दी। कहता है कि गिवन दैट g ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ x था तो यहाँ पे क्या g ऑफ x, कोई इशू नहीं, ठीक है। वो जाहिर सी बात है, यहाँ पे f ऑफ फंक्शन दे रहा था, जो भी वैल्यू दे रहा था f ऑफ में दे रहा था, यहाँ पे g ऑफ में, g ऑफ -1, g ऑफ 2, ठीक है। ये दो वैल्यूज है, वही फंक्शन गिवन फंक्शन को लेंगे सॉल्यूशन में, g ऑफ -1, पहले हमने g ऑफ -1 को देखें, इसको हल करते हैं। g ऑफ -1 मतलब x की जगह -1 पुट करेंगे, g ऑफ -1 की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। देखें ये a ऑफ -1 प्लस b = +5 = 0, 0 कहाँ से आई, इस जगह से, ठीक है। तो देखें अगेन अगर इसको समझना चाहें, चलें इसको अगेन समझना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, g ऑफ -1 = क्या आ जाएगा, ax a * -1 प्लस b प्लस 5, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो g ऑफ -1 = आपके पास -a प्लस b प्लस 5। अब g ऑफ -1 किसके बराबर था, 0 के बराबर, 0 = -a प्लस b प्लस 5। इसे हम सीधा करके लिखना चाहें, -a प्लस 5 प्लस b, चले आगे पीछे लिख दिया, कोई इशू नहीं है, = 0। इसे इस फॉर्म में लिखें, ये देखें ये वही फॉर्म आ गई, ठीक। तो उसके बाद आपने क्या करना है, 5 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, माइनस का 5 बन जाएगा, ठीक। तो आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन 2, अब ये वैल्यू पुट करेंगे, g ऑफ -2, ठीक है। यही मेथड पैटर्न यही यूज करेंगे। अब उसने डायरेक्ट कर दिया है, तो देखिए g ऑफ 2 = 10, तो देखें a ऑफ 2 x की जगह 2 पुट किया, प्लस b प्लस 5 = 10। देखें 2a बन जाएगा, प्लस b प्लस 5 = 10। 5 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 2a प्लस b = 5। ये आपके पास 6 नहीं है, इसको 6 नहीं समझना, ये b है, ठीक है। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। फिर देखें अब इनके कोफिशिएंट को, b है, यहाँ पे b कहाँ गई, ये यहाँ पे b, इसका कोफिशिएंट अगेन उसने बराबर ही दे दिया, ठीक है। तो अब इसमें कुछ भी हल करने की जरूरत नहीं, वही अगेन हम देखते हैं, इसकी अलामतों को देखेंगे, दोनों की अलामतें सेम है, तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 1 - 2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास, इसे काटेंगे, आपके पास 3a = 10 बचेगा।
अब 3a इज इक्वल टू 10 है, वहां पे शायद नीचे आपको नजर ना आ रहा हो, तो चले यहाँ पे कर देते हैं 3a प्लस इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो a को साइड 3 को साइड में लेके जाएंगे 10/3, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट वही काम पिछले वाला कि a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में पुट करें 2 1 में पुट कर दिए, देखें जहां पे a नजर आएगा वहां पे 10/3 पुट कर देंगे, देखें 10/3 पुट कर दिया, तो आपके पास माइनस है, ये जो माइनस है ये माइनस ये पहले का है, हमने नहीं लगाया, ये पहले का ही है 10/3, तो इसे 10/3 को माइनस का 10/3 को साइड में लेके जाएंगे, प्लस का 10/3 बन जाएगा माइनस का, इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा -15 प्लस 10/3, इसका आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू -5/3, ठीक है। ये आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये तो छोटी क्लासों का काम है। ये हम इसका इसमें हमारे पास आंसर क्या आया, एक वैल्यू है 10/3, b की वैल्यू है -5/3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, कंसीडर फंक्शन डिफाइंड एज f of x is equal to 5x plus 1, तो देखें आप f वो कहता है कि f of x is equal to 32, ठीक है, मतलब वो कहते हैं फाइंड x की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब f of x की जगह पे फंक्शन में, इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है 32 पुट करना है, देखें जी यहाँ पे क्या पुट किया जी x की जगह पे f of x की जगह पे f of x 32 है, तो देखें आपने करना क्या, असल में ये ऐसे किया होगा f of x इज इक्वल टू 5x प्लस 1, तो f of x क्या है 32 है, इज इक्वल टू 5x प्लस 1, ठीक है। तो देखें वही आ गई, इसको उस साइड में लेके इस साइड में लेके 32 को कोई इशू नहीं है, तो देखें 32 इस मान को उधर लेके गया, माइनस का 31 मान गया प्लस का 5 पे डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 31/5, ये हमारा आंसर आ गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट भी देखते हैं, वो कहता है f of x एक फंक्शन दिया हुआ है cx² + d, वो कहता है f of 1 पुट करें, f of -2 पुट करें इक्वल टू 10 है, तो फाइंड c और d। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन आपके क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 5 और 4 की तरह बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। तो देखें फंक्शन वो एक ही है, उसमें वैल्यूज दो हैं, देखें एक वैल्यू तो ये है f of 1 इज इक्वल टू 6, एक है f of -2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। मतलब वो बिल्कुल यही पैटर्न हम यूज करेंगे, ये जो पैटर्न आपको बताया था रफली आपको समझाया था, इस पैटर्न को यूज करेंगे। तो देखें f of x इक्वल टू cx प्लस d, देखिए आ गया फंक्शन आ गया, f of 1 पुट करेंगे, 1 x की जगह 1 पुट करेंगे, f of 1 की जगह क्या पुट करेंगे 6 पुट करेंगे, देखिए 6 1 का स्क्वायर c into 1 का स्क्वायर प्लस d, तो देखें c का स्क्वायर 1 का स्क्वायर वही अगेन 1 आ जाएगा, तो c प्लस d इज इक्वल टू 6 आ गया। नेक्स्ट आपने f of -2 पुट करना है इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखें जहां पे x होगा वहां पे क्या पुट करना है -2 पुट करना है, a इक्वल टू 10 पुट कर देंगे, ये जो 10 लिखा हुआ c -2, देखें ये -2 है, -2 का स्क्वायर वही प्लस में ही आएगा 4 आ जाएगा, 4c + d इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखें दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक इक्वेशन ये बनी है और एक 1 और 2 बन गई। अब क्या करना है, अब आपने करना ये है, इनको देखें जिसका कोफिशिएंट अगेन बराबर है तो ठीक है, नहीं तो खुद बराबर करेंगे। देखें c + d का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे d का कोफिशिएंट 1 है, तो अब हमने करना क्या है, इनको माइनस करना है, क्यों, क्योंकि इनकी अलामतें भी सेम है, d की अलामतें भी सेम है, जब अलामतें सेम होंगी तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, 1 -2 किया तो इनको आप देखें जमा नफी करें तो आपके पास c इज इक्वल टू -3c इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4/3 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आप देखें इसी c की वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 में पुट करें 2 में पुट करें, तो देखिए 1 में पुट कर दी, जहां पे c होगा वहां 4/3 पुट करेंगे, a इस साइड में लेके जाएगा माइनस का 4/3 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एलसीएम लेंगे तो आपको 3 आ जाएगा, 18 - 4, तो आपके पास क्या d इज इक्वल टू 14/3। तो देखें c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4/3, d की वैल्यू क्या आ गई 14/3। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर किसी बच्चे को कहीं से समझ नहीं आए, कोई कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।